हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जहाँ से चैप्टर को हमने लीव किया था वहीं से रिज्यूम करेंगे। आपकी मेमोरी के लिए थोड़ा फिर से मैं रिवाइज़ करवा रही हूँ। डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 1947। एक्चुअली आप 1950 ही ले लीजिए क्योंकि 1947 का डाटा अवेलेबल नहीं था उस टाइम। तो इस इस डायग्राम पे मैंने आपका जो टॉपिक है वो छोड़ दिया था। मैंने आपको बोला था कि ये 6 चीज़ें हैं, हम इनका जो स्टेट है या सिचुएशन है या कंडीशन है वो स्टडी करेंगे यहाँ पर। स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री, स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड, स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल, स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसको स्टडी करने से हमें एक क्लियर कट पिक्चर मिल जाएगी कि जब हमें आज़ादी के बाद इकॉनमी मिली थी तो उसकी एक्चुअल में सिचुएशन क्या थी। ठीक है, तो हम एक एक करके एक एक टॉपिक उठाएंगे। बुक में हर एक टॉपिक के नीचे मिनिमम 4 to 5 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को स्टडी करके आपको ये पता लग जाएगा कि उस पर्टिकुलर चीज़ की, बेशक वो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, फॉरेन ट्रेड है, उसकी क्या कंडीशन थी। क्योंकि देखो, जैसे ही इन सभी चीज़ों की कंडीशन आज है ना इंडिया में, उससे बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन होती थी जब इंडिपेंडेंस हुई थी अपनी कंट्री की। ठीक है, तो हम इसको स्टडी करेंगे। ओके, सो नंबर 1 इज़, तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक है स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। इसके लिए मैं सीधा बुक की तरफ आऊँगी एंड वी विल हैव द डिस्कशन ओवर हेयर। स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है जी, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो किस तरीके का था। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की इम्पॉर्टेंस कई गुना ज़्यादा थी, क्योंकि उस वक्त, वैसे तो आज भी इंडिया एक एग्रीकल्चरल इकॉनमी है, बट इंडस्ट्री का भी बहुत इम्पॉर्टेंट परसेंटेज हो गया। उस वक्त तो हमारी इंडियन इकॉनमी प्रॉपरली एग्रीकल्चरल इकॉनमी ही थी। ठीक है, तो इसके क्या फीचर्स थे इस पर्टिकुलर टॉपिक के, वो मैं आपके साथ डिस्कस आज करने जा रही हूँ। नंबर 1 इज़ लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है। यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं जिनको हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। वो है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्शन जो टॉपिक है वो तो आपको बड़ा इजीली पता होगा। प्रोडक्शन टॉपिक मीन्स कि आप कितना, एक प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रोड्यूस कर सकता है आउटपुट, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, चाहे फिर वो सर्विस सेक्टर में ही क्यों ना हो। तो प्रोडक्शन बेसिकली हम आउटपुट को बोल देते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है बेटा? आउटपुट पर हेक्टेयर और आउटपुट पर वर्कर। ठीक है जी, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देती हूँ। एक वर्कर जो है, आप एक वर्कर का प्रोडक्शन ले लें। ठीक है, एक वर्कर जो है वो पूरे दिन में सिर्फ 8 यूनिट्स ही बना पाता है, ये उसका प्रोडक्शन लेवल है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, वो 8 घंटे काम करता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? उसकी प्रोडक्टिविटी है वो 1 घंटे में 1 यूनिट बना रहा है। दैट मीन्स अगर आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स को नंबर ऑफ़ आवर्स से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब एक दूसरे वर्कर की बात लेते हैं, वो भी 8 यूनिट्स ही बनाता है। तो देखो, प्रोडक्शन वर्कर ए की और वर्कर बी की बिल्कुल सेम है, लेकिन वो जो दूसरा वर्कर बी है वो अपना काम 4 घंटे के अंदर ही ख़त्म कर लेता है। मतलब वो आधे टाइम में उतनी ही यूनिट्स बना रहा है जितना वर्कर ए 8 घंटे में बना रहा है। तो आप ही बताइए बेटा, प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है? वर्कर बी की ना। तो ऐसा वर्कर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा ही पहुंचाएगा, नुकसान नहीं। ठीक है, अब इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो यहीं पे थी। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही लो लेवल के थे। आप यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, जैसे वीट की प्रोडक्शन थी 64 लाख टन्स इन 1947, वो 2018-19 में बढ़कर 991 हो गई। हाँ जी, देखिए, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, राइस की जो प्रोडक्शन थी वो सिर्फ 220 लाख टन्स थी, जो बढ़कर 1156 लाख टन्स तक पहुंच गई थी। तो आप देख रहे हैं कितना स्टार्क डिफरेंस है प्रोडक्शन लेवल में। और प्रोडक्टिविटी भी कम थी। वीट पर हेक्टेयर प्रोडक्शन 660 लाख टन्स थी, जो आज 3408 पे पहुंच चुकी है। अब आप खुद ही देखिए बेटा, क्या लैंड इंडिया में बढ़ गया है? नहीं, लैंड तो उतना ही है। ठीक है, और
हमारा बल्कि लैंड डिक्रीज़ ही हुआ है इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन की वजह से। लोग नए नए घर बना रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं, लेकिन जिस 1 हेक्टेयर पे हम 1947 में सिर्फ 660 लाख टन्स वीट उगाते थे, आज वहाँ पे 3408 उग रहा है। कैसे? ऑब्वियसली इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या इम्प्रूवमेंट इन द मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ठीक है, तो उस टाइम पे जो इंडियन एग्रीकल्चर था उसमें लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन थी। ठीक है, देन इज सेकेंड पॉइंट डिपेंडेंस ऑन नेचर। अगेन ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था भाई इंडियन एग्रीकल्चर का। इंडियन एग्रीकल्चर प्रॉपरली रेनफॉल पे डिपेंडेंट थी। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है मेन डिपेंडेंस वाज ऑन रेन फॉर वाटर। आजकल तो देखो बेटा इरिगेशन के लिए बहुत सारे साधन हैं, ट्यूबवेल्स मिल रहे हैं, कैनाल्स की सप्लाई मिल रही है, मतलब सरकार हर पॉसिबल कोशिश कर रही है कि फार्मर्स को जितनी ज़्यादा सुविधाएं हैं वो दे सकें। उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री की हुई है कि आप जितना ज़्यादा पानी है वो उतना पंप कर सकते हैं ट्यूबवेल्स के साथ। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, कोई फैसिलिटी ना होने के कारण मेनली रेनफॉल पे डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर। और आप खुद ही सोचिए बेटा, बारिश का कोई पक्की गारंटी तो होती नहीं भी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। तो जिस साल मानसून अच्छा जाता था उस साल एग्रीकल्चर बढ़िया होता था, लेकिन जिस ईयर मानसून अच्छा नहीं जाता था उस साल एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान होता था। ठीक है, फीचर नंबर 3, एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। 90% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन वॉज वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि हाई डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पे। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर था उस टाइम के एग्रीकल्चर का। देन फोर्थ इज़ एग्रीकल्चर फॉर फूड। देखिए बेटा, इसको आप एक और शब्द के साथ डिनोट कर सकते हैं, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। जितना भी बेटा एग्रीकल्चर है ना वो सिर्फ फूड प्रोडक्शन के लिए होता था। फार्मर की ये सोच बिल्कुल भी नहीं थी कि वो एक्स्ट्रा उगा के मार्केट में सेल कर ले। ठीक है, सो दिस वाज एग्रीकल्चर फॉर फूड। देन फिफ्थ इज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स। बेटा जो लैंड होल्डिंग्स थी या फार्मर्स के जो प्लॉट्स थे, लैंड्स थे, उनका साइज़ काफ़ी स्मॉल था। ठीक है, और वो इतना स्मॉल था कि ना उस पर मैकेनाइजेशन प्रॉपरली हो पाती थी, ना ही कोई प्रॉपर प्लानिंग हो पाती थी कि हमें एग्रीकल्चर किस तरीके का करना है। तो इस वजह से भी एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बुरा हाल था। देन सिक्स्थ इज फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ जी, देखिए बेटा, एग्रीकल्चर जो था वो कमर्शियलाइज्ड पहली बात तो था ही नहीं, क्योंकि फार्मर्स को मार्केट की इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ आती थी। उनके दिमाग में एक ही सोच घूमती रहती थी सारा टाइम, और वो ये थी कि जो अपना क्रॉप है बस आप अपनी फूड कंजम्पशन के लिए उगा लो, उतना बहुत है, मार्केट में सेल करके मिल क्या जाएगा। ठीक है, तो कमर्शियलाइजेशन तो हुई लेकिन फोर्स्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक क्रॉप की बात करते हैं, कॉटन, जूट, इंडिगो। ऐसे क्रॉप्स थे जो फार्मर्स उगाना नहीं चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको ज़बरदस्ती लालच देकर फोर्सफुली ये जो क्रॉप्स है उगवा रही थी। देखो, कॉटन और जूट उगाना कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन हाँ, इंडिगो जो है ये एक बहुत ही ख़राब क्रॉप था जो सॉइल को ख़राब करके जाती थी। एंड प्लस इंडिगो, देखो अब एक किसान है, इंडिगो खा तो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली वो चाहेगा ना कि इंडिगो से उसको इतनी सेल मिले, इतना अमाउंट मिले, पैसा मिले कि वो उस पैसे से अपना गुजारा कर सके, अपना घर चला सके। ठीक है, लेकिन उसमें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई ना कोई धोखेबाजी या कुछ ऐसा कर जाती थी जिस वजह से उनको एक प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पाता था। ठीक है, तो इस वजह से भी इंडिगो की जो क्रॉपिंग है या जो इंडिगो की खेती है वो फार्मर्स करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन ऑब्वियसली अपने फ़ायदे के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इस खेती को बढ़ावा देती थी। देन सेवन्थ इज़ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के मेथड्स हाईली ट्रेडिशनल थे। ट्रेडिशनल का मतलब क्या है? बहुत पुराने थे, घिसे पिटे मेथड्स थे, ऐसे मेथड्स जो सॉइल फ्रेंडली नहीं थे। ठीक है, और लो एफिशिएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है जी, अब फार्मर्स क्या है, वही बुलॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हल है जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई मशीन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बढ़िया क्रॉप्स, बढ़िया सीड्स का भी कोई यूज़ नहीं हो रहा। तो इससे एक ही बात प्रूव हो रही थी कि अपनी फार्मिंग थी ना वो बड़ी बैकवर्ड थी, और जब जो चीज़ बैकवर्ड होती है आप उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन की उम्मीद तो कर भी नहीं सकते। ठीक है, देन 8th पॉइंट इज़ लैंड सेटलमेंट सिस्टम। जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था वो ज़मींदारी सिस्टम पे बेस्ड था। ठीक है, और ज़मींदारी सिस्टम में आपको ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ज़मींदारी सिस्टम की वजह से दोनों सेक्टर्स हैं वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे। ठीक है, दोनों सेक्टर्स यहाँ पे कौन से? एक तो बेटा जो फार्मर्स थे वो, ठीक है,
एक जो लैंडलेस लेबरर्स थे वो, जिनके पास खुद की ज़मीन थी वो भी एक्सप्लॉइट हो रहे थे, उन पे हैवी टैक्सेशन किया जाता था और इस वजह से उनके पास खुद का गुजारा करने के लिए कुछ बचता ही नहीं था। लैंडलेस लेबरर्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके पास एक तो लैंड ही नहीं था, दूसरा उनको अगर किसी प्रकार की कोई सैलरी या कुछ वेजेस दिए जाते थे तो वो भी एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट या टैक्स के नाम पर उनसे वापस ले लिया जाता। तो ऑल इन ऑल जो है नुकसान किसका हो रहा था, एक एवरेज इंडियन फार्मर का नुकसान हो रहा था और उस वजह से जो फार्मिंग सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गया था इंडिया के अंदर। ठीक है जी। सो ये था स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम स्टडी करेंगे स्टेट ऑफ इंडस्ट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, सबसे पहले हम ये जो पॉइंट है वो स्टडी करने जा रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आप सभी इससे वाकिफ़ हैं। इसके अंदर बेसिकली जो टेक्सटाइल्स हैं या जो घर पर बनने वाली टॉयज़ हैं या वो वाली चीज़ें जो हैंडमेड गुड्स होती हैं वो ज़्यादा इसके अंदर आ जाती हैं। इंडिया में उस वक्त डाका मसलिन, अहमदाबादी धोती, दुपट्टास, मदुरई साड़ीज़, सिल्क फैब्रिक फ्रॉम बंगाल, ये सब काफ़ी फेमस थे। कश्मीर के वूलन शॉल्स भी इसी इंडस्ट्री का हिस्सा थे और ये भी काफ़ी फेमस थे। एंड मेटल इंडस्ट्री वाज आल्सो फ्लरिशिंग इन बनारस, नासिक एंड पूना। स्टोन कार्विंग, इनामल्ड ज्वेलरी, सैंडलवुड वर्क, मार्बल वर्क एंड शिप बिल्डिंग, ये सब भी इसी इंडस्ट्री का हिस्सा थे और इस इंडस्ट्री को संभालने वाले थे वो टैलेंटेड लोग जिनको जितने भी किंग्स या और जो राजा रॉयल लोग हैं वो पैट्रोनाइज़ करते थे। ब्रिटिशर्स को दिख गया कि इंडिया अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है और उनकी ये इंडस्ट्री जो है वो उनको कभी भी दूसरी चीज़ों पे शिफ्ट नहीं होने देगी या किसी की स्लेवरी के अंदर आने नहीं देगी। तो ब्रिटिशर्स ने एक ही रास्ता निकाला, इस पूरी की पूरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया। कैसे? सबसे पहले जो रॉयल पैट्रोनेज मिलती थी इन वर्कर्स को उसको छीन लिया गया और रॉ मटेरियल पे कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं होती थी और उसको सारा का सारा ब्रिटेन में भेज दिया जाता था, लेकिन वहाँ से जितने भी फिनिश्ड गुड्स मंगाए जाते थे उन पे हैवी ड्यूटी लगाई जाती थी। ठीक है। और जानबूझ के जो इंपोर्ट किए जाते थे उस पर भी नहीं लगाए जाते थे, हाँ, बट जो वहाँ से रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है उस पर वो हैवी ड्यूटी लगा देते थे और जो यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स बन रहे हैं उनको एक्सपोर्ट करते वक्त बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते थे। ठीक है। अब देखो इससे उनको दो फ़ायदे होते थे, एक तो उनको सस्ता रॉ मटेरियल मिल गया और उनका तो इंडस्ट्रीज़ का काम चल गया, लेकिन यहाँ के जो टेक्सटाइल आर्टिसंस थे उनके लिए तो रॉ मटेरियल बचा ही नहीं। सेकेंडली जो यहाँ के गुड्स बाहर के देशों में जाते थे या ब्रिटेन में भी जाते थे वो अब महंगे होने लग गए थे। ठीक है। तो वो वैसे ही दूसरों के कंपटीशन में टिक नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए भी जो आर्टिस्ट लोग हैं उनको नुकसान हो रहा था। थर्डली जो ब्रिटेन के इंडस्ट्री मेड गुड्स थे वो कहीं ना कहीं हाथ से बनी हुई चीज़ों के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थे और इन्हीं सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स के कारण जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो कंपटीशन में नहीं टिक पाते थे और उनके प्रोडक्ट्स रिजेक्ट हो जाते थे। ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो गई। ठीक है। देन सेकेंड इज़ लॉपसाइडेड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, लॉपसाइडेड का मतलब होता है अनबैलेंस्ड। ठीक है। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बैलेंस्ड कब होता है? जब उसमें ना एडिक्वेट मॉडर्नाइजेशन आती रहे। ये तो आप भी जानते हैं कि इंडस्ट्रियल गुड्स जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। आप स्मार्टफोन्स का एग्जाम्पल ही ले लीजिए, अगर इस साल कोई टेक्नोलॉजी आई है तो वो नेक्स्ट 2 ईयर्स के बाद नहीं टिकने वाली। ठीक है। सो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन नहीं आती रहती ना टाइम टू टाइम तो वो अनबैलेंस्ड यानी कि लॉपसाइडेड हो जाता है। यही सेम केस था इंडिया का जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर रूल करती थी। सबसे पहले तो उन्होंने कोई भी मॉडर्नाइजेशन यहाँ पर नहीं आने दी। ठीक है। मॉडर्नाइजेशन के लिए जो हैवी इंडस्ट्रीज़ चाहिए उनको भी यहाँ पे बनने नहीं दिया। ठीक है। और उन्होंने सिर्फ वही इंडस्ट्री लगाई जहाँ पे उनको ठीक लगता था, उनकी ज़रूरतें पूरी होती थी। इंडिया में जहाँ इंडस्ट्री चाहिए थी, जैसे एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बहुत ज़रूरत थी, इस सेक्टर में कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगाई गई। बस उनको जो टेक्सटाइल्स, इंडिगो ऐसी इंडस्ट्रीज़ चाहिए थी उस सेक्टर में तो उन्होंने बड़े अच्छे से लगा ली, लेकिन जिसकी वाकई में ज़रूरत थी उसको लगाया नहीं। ठीक है। कुछ प्राइवेट लोगों ने कोशिश तो की, जैसे यहाँ पे जमशेदजी टाटा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो 1907 में बनी थी। आई थिंक उस पर्सन ने एक प्राइवेटली थोड़ा सा कोशिश की थी कि हाँ मैं इंडिया की इकोनॉमी का कुछ भला करूँ
और उसने एक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत की थी। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई भी हैवी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में नहीं थी। तो इस अनबैलेंस्ड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर की वजह से भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत नुकसान हुआ। देन थर्ड इज़ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ वर लैकिंग। कैपिटल गुड्स बेटा हैवी इंडस्ट्रीज़ के गुड्स को बोलते हैं, जिसके अंदर मेनली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, हैवी मशीन पार्ट्स इंडस्ट्री एक्सेट्रा आ जाती है। तो देखो आप किसी भी फैक्ट्री में चले जाओ, छोटी से लेकर बड़ी फैक्ट्री, वहाँ मशीनें तो चाहिए ही ना, और मशीनें तो तभी बनेगी ना जब लोहा बनेगा किसी भी इकोनॉमी के अंदर, और उस इकोनॉमी के अंदर मशीन के पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज़ होंगी। अब जब बेसिक इंडस्ट्रीज़ ही मिसिंग है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ही मिसिंग है, तो बाकी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर कहाँ से आएगा, ठीक है। तो जब बैकबोन ही नहीं है तो पूरी की पूरी जो इंडस्ट्रियल बॉडी है क्या सर्वाइव कर पाती इंडिया के अंदर? ऑब्वियसली वो नहीं सर्वाइव कर पाई। इसी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था उस टाइम। देन इज़ फोर्थ पॉइंट, कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। ब्रिटिशर्स के इंडस्ट्रियल मेड गुड्स और हमारे हाथ से बने हुए गुड्स, हमारे गुड्स कहाँ टिक पाते, ठीक है। तो कंपटीशन में ऑब्वियसली जो इंडियन गुड्स हैं वो हार गए, ठीक है। और इंडियन गुड्स का जो एक इंटरनेशनल अपील था वो तो ख़त्म हो ही गया था, उसको तो छोड़ ही दो, जो नेशनल अपील था वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है। देन इज़ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ यहाँ पर टैक्स को बोला गया है। जो टैक्स पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी थी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब अनबायस्ड। आज की डेट में आप सभी के लिए टैक्स बराबर है। अगर मान लो किसी चीज़ पे आपको जीएसटी पे करना है, तो अगर आप 6% पे कर रहे हो, तो भाई अगर कोई और इंसान है जो आपसे कहीं ज़्यादा रिच है और इन्फ्लुएंशियल है, वो भी 6% टैक्स ही देगा, वो 6 की जगह 2 नहीं देगा। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम ऐसा नहीं होता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हाईली डिस्क्रिमिनेटरी थी टैक्स देने के मामले में, टैक्स चार्ज करने के मामले में, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो जब उनको ब्रिटेन में कोई चीज़ लेकर जानी होती थी, फिर चाहे वो कोई रॉ मटेरियल है या कोई कुछ भी है, उसको तो वो लेकर जाते थे सस्ते पे, ठीक है। और जब अपने खुद के गुड्स उनको इंडिया में भेजने होते थे बनाए हुए, इंडिया में सेल करने के लिए, उसको भी बड़े सस्ते पे लेकर आते थे ताकि यहाँ की जो पब्लिक है वो उसको आसानी से ख़रीद ले। लेकिन जब इंडिया वालों को ब्रिटेन से कुछ मंगवाना होता था ना रॉ मटेरियल के तौर पे, उसको जानबूझ के महंगा कर देते थे। या इंडिया के फिनिश्ड गुड्स ब्रिटेन में या उससे भी बाहर कहीं सेल होने जाते थे तो उनको भी महंगा कर देते थे। अब देखो ये तो गलत बात है ना, मतलब जब खुद की बारी आई तब आप टैक्स मत लगाओ या बहुत थोड़ा लगाओ, और जब इंडियन गुड्स की बारी आई तब आप अच्छा खासा टैक्स चार्ज करो। नाउ दिस इज़ रॉन्ग। इस डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की वजह से हमें जो नुकसान हुआ वो ये था कि जो इंडियन गुड्स की इंटरनेशनल अपील है वो मार्केट में ख़त्म हो गई, और इससे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनका बिज़नेस बिल्कुल ठप हो गया। ये तो आपको भी पता है, अगर चीज़ें बिकेंगी ही नहीं तो उस इंडस्ट्री का कोई भला हो सकता है क्या? वो इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद हो जाएगी, और यही इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के साथ भी हुआ, ठीक है। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ कम्स द स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड यानी कि इंडिया का ट्रेड दूसरी कंट्रीज़ के साथ मतलब जितनी भी विदेशी इकोनॉमीज़ थी उनके साथ किस तरीके का था ये भी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज़ एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया के साथ। कोई भी इकोनॉमी है जिसको अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना पड़ जाए और फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करना पड़ जाए, यहीं से पता चल जाता है कि उस इकोनॉमी के अंदर बिल्कुल भी दम नहीं है और वो इकोनॉमी बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, इंडिया हमेशा से ऐसा था। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में ऐसा केस नहीं था, लेकिन जब से ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी उन्होंने ये काम करना चालू कर दिया, और इसी वजह से इंडिया की जो सारी इकोनॉमी है वो बर्बाद हो गई। इंडिया हाईली डिपेंडेंट इकोनॉमी बनकर रह गया। सब कुछ खुद के पास होने के बावजूद भी इंडिया दूसरों पे डिपेंडेंट था अपनी फिनिश्ड गुड्स की ज़रूरतों के लिए, ठीक है। क्योंकि इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हो नहीं रही थी, जिन लोगों के अंदर टैलेंट था वो भूखे मर रहे थे, ठीक है, और उनकी टैलेंट को कोई ना कोई एनकरेजमेंट जो मिलती थी वो भी मिलनी बंद हो गई थी। तो
अब लोग हैं वो बिल्कुल डल माइंडेड हो गए, उन्होंने कोई नया टैलेंट नहीं सीखा और उन्होंने एग्रीकल्चर में जाना शुरू कर दिया। फार्मिंग वॉज द ओनली टैलेंट दे न्यू। इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट नहीं हो रही थी तो उन्होंने सोचा ठीक है, जहाँ से चीज़ आ रही है बस उसको वहीं से ही खरीदो, हमें खुद का बनाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल अनयूटिलाइज्ड होता था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट आसानी से ब्रिटेन में जाके एक्सपोर्ट कर देती थी। ठीक है, और यहाँ अपने फिनिश गुड्स सेल होने के लिए भेज देती थी। तो इंडिया के पास सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी इंडिया एक डिपेंडेंट इकोनॉमी बनकर रह गया था। ठीक है, फॉरेन ट्रेड बहुत अच्छा हो रहा था। हम आज की डेट में फ़ॉरेन ट्रेड को इस टर्म्स में गिनते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को सेल करें, लेकिन भाई कंटेंट भी तो मैटर करता है। अगर आप अपने देश का कच्चा माल या रॉ मटेरियल सेल करना शुरू कर दोगे दूसरों को तो ये तो बड़ी चिंता की बात है। ठीक है, इंडिया का फॉरेन ट्रेड पॉजिटिव में था, मतलब एक्सपोर्ट्स थे वो इम्पोर्ट्स से ज़्यादा ही थे, लेकिन कंटेंट बहुत गलत था। ठीक है, इस वजह से फॉरेन ट्रेड बैकवर्ड था। पॉइंट नंबर 2, ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ। अब कोई देश, कोई ऐसा देश जिसके पास रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा ह्यूज वेल्थ है और वो अपने सारे रॉ मटेरियल बड़े ही सस्ते पे दूसरे देशों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इसको ड्रेन ही कहेंगे ना वेल्थ का। मतलब हम अपनी जो रिसोर्सेज वाली वेल्थ है उसको लुटाए जा रहे थे दूसरे देशों को। ठीक है, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। अब देखो, फॉरेन ट्रेड का मतलब है कि खाली हमें एक ही कंट्री से व्यापार नहीं करना, दुनिया में जितने भी देश हैं जिनसे पॉसिबल हो सके उन सबके साथ व्यापार करना है। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट तो हमारी अथॉरिटी बनकर बैठी थी उस टाइम, तो उन्होंने मेक श्योर किया कि अगर इंडिया किसी भी और कंट्री के साथ ट्रेड करे तो वो खाली ब्रिटेन ही हो। इंडिया पुराने ज़माने से ही बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करती होती थी जब राजा महाराजा रहते थे, लेकिन ब्रिटेन ने आके ये पूरी गारंटी ली कि इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो सभी के साथ ख़राब कर दिए जाएँ और उनका फॉरेन ट्रेड है सभी के साथ बंद करवा दिया जाए। देन फोर्थ इज़ सरप्लस बट टू बेनिफिट ब्रिटिश ओनली। मैंने आपको अभी बताया कि जो फॉरेन ट्रेड था वो एक सरप्लस एक्टिविटी थी, एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा थे, इंपोर्ट्स कम थे, लेकिन इसका फ़ायदा भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को होता था। पैसे के रूप में जो भी फ़ायदा होता था उसका ब्रिटिशर्स कहाँ यूज़ करते थे? वॉर्स के लिए, मतलब जो वो जितनी लड़ाइयाँ लड़ते थे इंडिया के अंदर या दूसरी कंट्रीज़ के साथ, उस पर जितने भी खर्चे होते थे वो इंडियन रुपीज़ के या इंडियन इनकम के सहारे चलते थे। अगर उनके कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते थे तो उसकी भी खाना पूर्ति वो इंडिया की इनकम से ही करते थे, जो कि एक बहुत गलत चीज़ थी, क्योंकि ये इंडिया की इनकम थी तो इंडिया की डेवलपमेंट में लगना चाहिए था वो पैसा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन फीचर्स, मतलब किसी भी देश के पॉपुलेशन है उसके क्या फीचर्स हैं। इसके अंदर आप बेसिकली जो बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब स्टडी करेंगे। तो पॉपुलेशन के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स थे उनका क्या हाल था इंडिया में, ये हम स्टडी करेंगे। हाँ जी, नंबर 1 इज़ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब है कि पॉपुलेशन की गिनती में एक बहुत बड़ा चेंज आना। ठीक है, देखो 1921 एक ऐसा ईयर होता है जिसको इंडियन हिस्ट्री में ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा साल था जिसने इंडियन पॉपुलेशन का जो पैटर्न है ना पूरी तरीके से बदल के रख दिया। 1921 से पहले इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ना कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ी, क्योंकि क्या होता था, मान लो कभी भी इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज़ भी होती थी ना तो कोई ऐसी महामारी या एपिडेमिक आ जाता था कि इंडिया की पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाती थी, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई जिस वजह से इंडिया की पॉपुलेशन कम हो गई। तो 1921 तक जो हम ग्रोथ रेट्स पे अगर नज़र डालते हैं तो वो कोई इतने ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन बड़ी लिमिटेड सी थी इंडिया की, जैसे आप यहाँ नीचे स्टैटिस्टिक्स में देख रहे हैं। लेकिन 1921 के बाद, जिसको हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं, इसके बाद से इंडियन पॉपुलेशन कभी रिड्यूस ही नहीं हुई, वो हमेशा बढ़ती गई और बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट के साथ उसने इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो 1921 वो ईयर काउंट किया जाता है जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 इज़ हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट बेटा उस बच्चे को बोलते हैं जो लेस देन 1 ईयर ऑफ एज है, तो इन्फेंट्स की डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी। इट वाज 218 पर 1000, जो आज 57 पर 1000 रह चुकी है।
ठीक है। तो इतना बड़ा डिक्रीज़ कैसे आया है? क्योंकि इंडिया ने मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। उस टाइम इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे, तो इस वजह से बच्चों की जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा थी। देन इज़ लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर आप एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की लाइफ भी देखोगे इंडिया के अंदर, तो उस टाइम पे ये बहुत कम थी। इट वाज जस्ट 32 ईयर्स। मतलब एक एवरेज इंसान आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 30 साल या उससे एक आधा साल ही ज़्यादा जी जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जिएगा। मतलब हाउ अनहेल्दी इट वॉज। आप ये बोल सकते हैं कि लोगों की जीने की ज़्यादा क्षमता ही नहीं होती थी, ठीक है। आज अगर हम ये रेट देखें तो इट इज़ 60 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली। मतलब थिंग्स हैव चेंज्ड क्वाइट अ लॉट, ठीक है। तो यहाँ से आप अच्छे से जजमेंट कर सकते हो कि जो इंडियन इकॉनमी है उसने कितनी ज़्यादा तरक्की की है। देन इज़ हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ठीक है। इंडिया के अंदर उस टाइम पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ज़्यादा थे, ठीक है। इट वॉज़ 48 एंड 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली। देखो हाई बर्थ रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस टाइम हमें पॉपुलेशन चाहिए थी, ठीक है। क्योंकि हाई डेथ रेट था, मतलब पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ती थी तो वो डेथ रेट से इक्वलाइज भी हो जाती थी, ठीक है। हाई बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ये सिग्निफाई करते हैं कि इंडियन इकॉनमी बहुत बैकवर्ड थी। इंडियन इकॉनमी के पास जो पॉपुलेशन है उसको प्लान करने के कोई मीन्स नहीं थे, और जो ये इंक्रीजिंग डेथ थी उसको रोकने के लिए भी कोई तरीके नहीं थे, कोई प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी। देन नेक्स्ट इज़ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा कम था, ठीक है। लोगों के पास प्रॉपर जो एक बेसिक नीड्स होती है, दैट इज़ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, उसके लिए भी जो है एक प्रॉपर इनकम नहीं थी। पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, इसीलिए लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्वाइट लो था। देन सिक्स्थ इज़ मास इलिटरेसी। इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी। मतलब आप यहीं से ही पता लगा सकते हो कि 1941 में सिर्फ 17% लोग ही पढ़े लिखे थे इंडिया में। तो यहाँ से पता लगता है कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अनपढ़ता थी, कोई एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। और अगर आप जेंडर बेसिस पे देखते हैं तो गर्ल्स की सिचुएशन और भी ज़्यादा बुरी थी। फीमेल लिटरेसी रेट तो 17% से भी कम था, ठीक है। तो मास इलिटरेसी की वजह से भी इंडियन इकॉनमी बहुत बैकवर्ड समझी जाती थी, ठीक है। देन द फिफ्थ हेडिंग इज़ स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सनस अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। मतलब कौन से लोग कितने सेक्टर में काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखा जाता है। तो बेसिकली इंडिया के 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर। इनमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कितना था ये भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखो इससे किसी कंट्री का डेवलपमेंट का कैसे पता लगेगा? जिस कंट्री में प्राइमरी सेक्टर में सबसे कम, सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा और टर्शरी सेक्टर में उससे थोड़े कम लोग हों, उस कंट्री को हम हाईली डेवलप्ड मानते हैं। लेकिन इंडिया की सिचुएशन बिल्कुल उल्टी थी उस टाइम, ठीक है। 1951 में लगभग 70% पॉपुलेशन, आधी से भी कई गुना ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी वो प्राइमरी सेक्टर में बैठी थी। अरे इतने लोगों की तो ज़रूरत ही नहीं थी, फिर भी इतने लोग एग्रीकल्चर में थे। यहीं से ही पता चल रहा था कि इंडियन इकॉनमी कितनी बैकवर्ड थी। सेकेंडरी सेक्टर में मुश्किल से 10%, टर्शरी सेक्टर में 17% लोग काम कर रहे थे। तो ये जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, यहीं से ही पता चल रहा है कि इंडिया एक हाईली बैकवर्ड इकॉनमी था, ठीक है। जो मेन फीचर्स है उसके अंदर हम यही देखते हैं कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन का डोमिनेंस था, बट प्राइमरी सेक्टर में इतने भी लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट फिर भी ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ काम कर रहे थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहाँ लोग चाहिए वहाँ थे नहीं, वहाँ आप 9 से 10% लोग ही काम कर रहे हो, तो ये तो हाईली अनबैलेंस्ड अप्रोच हो गई, ठीक है। और रीजनल इम्बैलेंसेस भी बहुत थे। जैसे अगर आप कुछ स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल की बात करो, तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, ज़रूरत से ही ज़्यादा थी। और अगर बाकी स्टेट्स देखे जाएं, जैसे जो पंजाब एंड राजस्थान है, वहाँ सब लोग एग्रीकल्चर में घुसे हुए थे, ठीक है। अब किसी कंट्री के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि एक ऑक्यूपेशन को लोग एक जगह ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, दूसरी जगह कम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रीजनल इम्बैलेंस भी एक बहुत बड़ी टेंशन का सोर्स था। देन लास्ट हेडिंग इज़ स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बारे में मैं एक ऑल इन ऑल एक ही बात बोलना चाहूँगी कि जो स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था, वेदर इट इज़ रोडवेज, वाटरवेज, रेलवेज, कम्युनिकेशन,
ठीक है जी। इन सब का हाल बहुत बुरा था इंडिया के अंदर, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। फर्स्ट रेलवे लाइन जो 1858 में मुंबई टू ठाणे इस्टेब्लिश हुई थी, वो ब्रिटिशर्स ने ही हमें लगा कर दी थी, नो डाउट। अगर इंडियंस के ऊपर छोड़ दिया जाता तो शायद ये जो रेलवेज़ है वो इंट्रोड्यूस भी ना होते, लेकिन उन्होंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर खाली अपने बेनिफिट के लिए लगाया था, आम पब्लिक के भले के लिए नहीं लगाया था, ठीक है। तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेदर इट इज़ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेदर इट इज़ रेलवेज़, कोई अच्छी प्रॉपर कंडीशन में नहीं था, जो आप इस पूरे कंटेंट के अंदर पढ़कर देख सकते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं एक टॉपिक है जो स्टूडेंट्स के रिफ्लेक्शन के लिए एंड स्टूडेंट्स की रीडिंग के लिए छोड़ रही हूँ, विच इज़ नेगेटिव एस्पेक्ट्स एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। चलो, नेगेटिविटी हमने बहुत देखी, लेकिन ब्रिटिश रूल के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी थे जो आप सभी लोग स्टडी करेंगे, एंड दैट वाज द चैप्टर नंबर 1, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे रिलेटेड अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स होते हैं, दे कैन श्योरली कॉन्टैक्ट। थैंक यू।